हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपनी पढ़ाई पे। तो इस चैनल पे आप लोगों को सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। आपकी क्लास 9 से रिलेटेड सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, सोशल साइंस के, मैथ्स के, साइंस के, हिंदी और इंग्लिश के भी वीडियोस आएंगे। तो आप लोगों का सबसे पहला चैप्टर साइंस के अंदर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि केमिस्ट्री वाले पोर्शन के अंदर आता है। तो सबसे पहले ये चैप्टर का नाम हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कोई भी वीडियो में हम लोग चैप्टर का नाम का मतलब समझते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास मैटर। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि मैटर आखिर होता क्या है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। मतलब कोई भी चीज जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उसके पास अपना कुछ मास है, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। मतलब आपके आसपास आप मोबाइल से देख रहे हैं तो मोबाइल जो है वो भी मैटर से बना हुआ है, बुक जो है वो भी मैटर से बनी हुई है। आसपास आपकी जो भी चीज दिख रही है आप लोगों को, वो सब चीज मैटर से बनी हुई है। मतलब सब चीज मैटर है। और और क्योंकि वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जैसे एयर है तो एयर भी मैटर है, वो कुछ स्पेस को तो ऑक्यूपाई कर ही रही है। जैसे हम लोग मान लेते हैं एक रूम है, उसके अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है। अब ये मैटर है या नहीं, ये ऑफकोर्स है। क्यों है? क्योंकि ये कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका कुछ अपना मास होगा, इसका कुछ अपना मास होगा, इसलिए ये मैटर है। अब जो हमारा मैटर है उसका फिजिकल नेचर देख लेते हैं हम लोग देखने वाले हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर मतलब फिजिकली जो मैटर है वो किस तरीके का है। तो हमारा जो मैटर है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। मतलब कोई भी मैटर को आप लोग, जैसे हम लोग बुक ले लेते हैं, अब बुक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बनी है। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को अगर हम लोग मिला देते हैं तो बनती है हमारी बुक, जो कि है मैटर। अब ये हो गई हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। अब दूसरा है इसके पॉइंट कि जो हमारा मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। अब उन जो पार्टिकल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। मतलब वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके के होते हैं, वो देख लेते हैं। तो इसका पॉइंट A B C, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी। तो उन्हीं को आज हम लोग इस वाले टॉपिक में देख रहे हैं। तो सबसे पहले पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हम लोग शॉर्ट में ही लिख लेते हैं स्पेस बिटवीन। ये बिटवीन है, स्पेस बिटवीन देम। मतलब जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा। जो पार्टिकल्स है मैटर के, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा। और जो सेकंड जो पॉइंट है उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है, ये है कि कंटिन्यूअसली मूविंग रहते हैं। मतलब जो पार्टिकल्स है वो थोड़ा थोड़ा हर टाइम किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा मूव करते रहते हैं, वो एक जगह रहते नहीं है। और थर्ड पॉइंट, अट्रैक्शन। मतलब कोई भी दो पार्टिकल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होता है, ये कि नहीं कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चालू किया तो एकदम पास पास से। थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होता है, वो थोड़ा थोड़ा पास आने स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के जो पार्टिकल है उस। देखिए फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का फिजिकल नेचर कैसा है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और वो जो पार्टिकल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि उनके बीच में स्पेस होता है, वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं और उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो देखिए अब हमारे पास एक टर्म है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन होता क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। मतलब इंटरमिक्सिंग होती है, दो पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। दो अलग अलग टाइप्स ऑफ मैटर, मतलब दो अलग अलग मैटर हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरमिक्सिंग होती है, उनके द्वारा ही वो अपने आप ही करते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। तो आई होप ये डिफ्यूजन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं मैटर के आगे वाले पोर्शन की, जिसमें है स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब मैटर किन किन स्टेट्स में हो सकता है। तो बेसिकली हम लोगों को तीन ही स्टेट्स पढ़ते हैं। तो इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले हमारे पास है सॉलिड, फिर है लिक्विड और फिर है गैशियस। तो इन्हीं तीनों स्टेट्स के बारे में हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। अब सबसे पहले बात करें हम लोग इन तीनों पार्टिकल्स के जो स्टेट्स हैं, इस मैटर का जो स्टेट्स हैं, तो इन तीनों का मास की बात करें तो तीनों में जो मास है वो डेफिनाइट होता है। मतलब तीनों में मास जो है वो डेफिनाइट होता है कि उनका मास प्रॉपर होता है, कि मास चेंज नहीं होगा। और जो सॉलिड में अगर शेप की बात करें तो इसका शेप जो है वो भी डेफिनाइट होता है। शेप जो है वो भी डेफिनाइट होता है, लेकिन लिक्विड का जो शेप है वो डेफिनाइट नहीं होता, क्योंकि लिक्विड को तो हम लोग जैसे कि एक गिलास में डाल रखा तो लिक्विड इस शेप, गिलास की शेप ले लेगा। अगर उसको हम लोगों ने एक बकेट में डाल दिया तो वो बकेट की शेप ले लेगा। और गैशियस, गैशियस का भी सेम है, उसका भी जो स्टेट है मतलब शेप है वो डेफिनाइट नहीं होता है, वो कोई भी शेप ले सकता है। अब वॉल्यूम जो है सॉलिड की वो डेफिनाइट है। वॉल्यूम
डेफिनाइट है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को ही कन्वर्ट करेगा, और उसका शेप भी चेंज कर देंगे तो भी। लिक्विड, लिक्विड यहाँ पे जो वॉल्यूम है वही उसकी इसके अंदर होने वाली है। लेकिन गैशियस, अब गैस क्या होती है, अगर एयर में फैली हुई है तो बहुत सारी गैस फैली हुई है, एक रूम के अंदर जो गैस फैली हुई है उसे हम लोग कंप्रेस करके एक सिलेंडर के अंदर भी भर सकते हैं। इसलिए जो गैशियस स्टेट है उसकी जो वॉल्यूम है वो डेफिनाइट नहीं होती है। अब कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो जो सॉलिड है वो नॉट कंप्रेसिबल होता है, मतलब इसे कंप्रेस करके हम लोग सॉलिड को पिचका के थोड़ा छोटा नहीं कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड की बात करें, लिक्विड जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है कंप्रेसिबिलिटी, मतलब ज्यादा अगर हम लोग उसको प्रेस करते हैं तो निकल के साइड से भाग जाता है, लेकिन थोड़ा सा मान सकते हैं कि लिटिल बिट कंप्रेसिबल है ये। और गैशियस हाईली कंप्रेसिबल है, क्योंकि जैसे बताया एक रूम में इतनी सारी गैस रखी हुई है उसे हम लोग एक सिलेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि वो कंप्रेस हो जाती है। अब फ्लूइडिटी की बात करें तो सॉलिड फ्लूइड, मतलब फ्लूइड तो है नहीं, फ्लूइडिटी है नहीं बिल्कुल इसके अंदर, ये फ्लो तो कर नहीं सकते। लिक्विड हो सकता है तो फ्लूइडिटी लिक्विड के अंदर है, और गैशियस के अंदर भी फ्लूइडिटी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिफ्यूजन की। तो जो सॉलिड्स में डिफ्यूजन होता है, हम लोगों ने डिफ्यूजन की डेफिनेशन अभी थोड़ी देर पहले देखी थी। तो डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस से होता है, मतलब एकदम धीरे 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 होता है, एकदम धीरे होता है। और लिक्विड जो है उनमें वेरी फास्ट डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन बहुत तेजी से होता है, हम लोग मिलाएंगे दो अलग अलग लिक्विड्स को मिलाएंगे तो जल्दी से मिल जाते हैं। और गैशियस बहुत ही तेजी से, और भी तेजी से, वेरी फास्टली। सबसे तेज गैशियस में, लिक्विड में फास्ट होता है, लेकिन सॉलिड में बहुत धीरे 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 होता है। और स्पेस की बात करें हम लोग कि इनके जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस, जैसे कि ये सॉलिड का पार्टिकल ले लेते हैं, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है मैटर के अंदर, सॉलिड मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम होता है। और जब लिक्विड की बात करें तो मतलब स्पेस तो होता है, सॉलिड से कम होता है, लेकिन जितना गैशियस में स्पेस है उतना इन दोनों में से किसी में नहीं है। इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा गैप होता है। जैसे देखिए सॉलिड के अंदर इतना एकदम पैक्ड होता है, क्लोजली पैक होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है। लिक्विड के अंदर हल्का सा ज्यादा होता है सॉलिड से, लेकिन और गैशियस में सबसे ज्यादा स्पेस होता है। जैसे कि एक बॉक्स के अंदर यहाँ पे 7-8 जो पार्टिकल्स है वो पैकेट मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे चार पांच हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही पार्टिकल्स होंगे, मतलब इतना ज्यादा गैप होता है गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर। अब लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स के बारे में। जो इंटर पार्टिकल फोर्स मतलब जो अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं उसके बारे में। तो इसका जो फोर्स है वो डेफिनाइट होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स डेफिनाइट होता है, मतलब एक पर्टिकुलर जो फोर्स है वही होगा। और हम लोग बात कर ले लिक्विड की, तो जो वीक होता है वो सॉलिड से, मतलब सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है उससे वीक होता है, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल पास पास होते हैं, इसमें थोड़ा दूर होते हैं इसलिए थोड़ा वीक होता है। और जो हमारा गैशियस है उसके जो पार्टिकल्स उनके बीच में जो फोर्स होता है वो नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि इतने दूर दूर होते हैं कि उनके बीच में फोर्स ज्यादा लग नहीं पाता है। तो आई होप इन तीनों के बीच में आप लोगों को समझ आ चुका होगा सॉलिड, लिक्विड और गैशियस के बीच में कि किस तरीके से पार्टिकल्स जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो किस तरीके से उनके बीच में डिफरेंस क्या क्या है, डिफरेंस भी आ सकता है। तो मैंने तो आप लोगों को लिख के एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आपको जो नोट्स वाली वीडियो उसमें मिल जाएंगे, और अब तो आप भी देख के लिख सकते हैं, साथ साथ में नोट्स भी बना लीजिएगा जो आपकी एग्जाम में रिवीजन टाइप में बहुत ही मदद करेंगे। और हमारे चैनल पर भी है वीडियो कि किस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो बहुत ही छोटा सा है, वो एक टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में है। कैन मैटर चेंज इट्स शेप, क्या मैटर उसका अपने आप का मतलब जो मैटर का शेप है वो चेंज हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यस। अब किस तरीके से हो सकता है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक एग्जांपल लेके हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं H2O का। H2O मतलब वाटर होता है। अब देखिए वाटर, जो हमारा वाटर है वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। हमारी जो आइस होती है वो होती है सॉलिड फॉर्म में। और जो H2O के वेपर्स होते हैं, मतलब वाटर वेपर्स जो होते हैं वो होते हैं एयर में, मतलब गैशियस फॉर्म लिख देते हैं, गैस में लिख देते हैं, गैस। तो देखिए वाटर वही H2 और आइस भी वही H2 है, और वेपर्स जो वाटर के हैं वो भी H2 है। लिक्विड से सॉलिड में आ गए जब आइस बना दिया, और लिक्विड को जब हीट कर दिया तो गैस बन गई, और वो तीनों ही मतलब मैटर चेंज कर रहा है, उसका जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैंने शेप लिख दिया, स्टेट होगा सॉरी। तो आंसर हो गया हमारा इस क्वेश्चन को, कैन मैटर चेंज इट्स शेप स्टेट सॉरी। तो इसका आंसर यस हो जाएगा कि हमारा जो मैटर है वो स्टेट को चेंज कर सकता है। तो अब हम लोग देखने वाले लेटेंट हीट के बारे में कि लेटेंट हीट क्या होती है। तो देखिए लेटेंट हीट होती क्या है? हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड
टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब जो भी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है और जो सप्लाई कर दी जाती है कि स्टेट चेंज करने के लिए किसी भी सब्सटेंस का, तो उसे हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। मतलब सॉलिड से किसी चीज को अगर लिक्विड में चेंज करना है तो उसको मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ेगा, तो वो जो हीट उसे प्रोवाइड की जा रही है उसी को हम लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। अब जो लेटेंट हीट है वो होती है मेल्टिंग और फ्यूजन। बता देता हूँ मैं आप लोगों को पहले। एक वर्ड है मेल्टिंग और एक है फ्यूजन। अब देखिए, जो सॉलिड से हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट होता है कोई भी मटेरियल, तो उसे मेल्टिंग कहते हैं और उसे ही फ्यूजन भी कहते हैं। तो इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब सेम ही है। अगर कोई भी मटेरियल सॉलिड से कन्वर्ट होकर लिक्विड में हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे मेल्टिंग या फ्यूजन, दोनों कह सकते हैं हम लोग। और इवेपोरेशन की बात करें तो इवेपोरेशन जो हम लोग लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं वो लास्ट में हम लोग देख लेंगे। तो अभी देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कि जो लेटेंट हीट है उसके बारे में। अब लेटेंट हीट जो है वो फ्यूजन की हो सकती है, मतलब फ्यूजन जैसे मेल्टिंग देखा, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी है, एक टॉपिक है आप लोगों की बुक में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसमें क्या है, इसमें सिंपल सा मतलब कॉन्सेप्ट है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसे कहते हैं हम लोग जो भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगती है हम लोग को 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट करने में लिक्विड के अंदर। मतलब 1 kg जो सॉलिड है उसे कन्वर्ट, मैंने गलत जगह लिख दिया, यहाँ पे लाइट का फोकस आ रहा है। 1 kg जो सॉलिड है उसे हम लोग जब लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो उसके अंदर जितनी भी हीट एनर्जी हम लोगों को लगेगी उसे हम लोग कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आई होप ये आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मैं आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट बता देता हूँ। देखिए, the temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point। मतलब कोई भी लिक्विड अगर बॉईल करना स्टार्ट कर देता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, एक मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर में, तो उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कह देते हैं। कि जैसे वाटर जो है वो 100 डिग्री पे बॉईल करना स्टार्ट कर देता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज नो 100 डिग्री सेल्सियस। और जो फ्रीजिंग मतलब पानी को हम लोग क्या बोलते हैं आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो है 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाता है आइस के अंदर। तो अब हम लोग देख लेते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स के बारे में ही कि किस तरीके से वो लोग कन्वर्ट होते हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं अभी। अब देखिए, आप लोगों को सबसे पहले ये छोटा सा डायग्राम है, इसे याद कर लेना, तो आपको 6 डेफिनेशन एक साथ याद हो जाएंगी। अब ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसमें बताया क्या हुआ है, 3 स्टेट्स है हमारे पास, एक है लिक्विड, एक है गैसियस और एक है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। तो देखिए, जब सॉलिड से किसी भी चीज को हम लोग कोई भी मैटर को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो उसे कहेंगे फ्यूजन। द कन्वर्जन ऑफ अ मैटर फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। और अगर लिक्विड को हम लोग सॉलिड में करेंगे तो उसे कहेंगे सॉलिडिफिकेशन, क्योंकि वो सॉलिड हो रहा है इसलिए सॉलिडिफिकेशन। अब लिक्विड से अगर गैस में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा वेपोराइजेशन। इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन दोनों अलग प्रोसेस है। जब लिक्विड से गैस में होगा तो वेपोराइजेशन होगा, और जब गैस से लिक्विड में होगा तो कंडेंसेशन होगा, जिस तरीके से हमारी जो रेन होती है और क्लाउड फॉर्म होते हैं इन दोनों प्रोसेस की मदद से। अब ये तो हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी, 6 से 8 तक ये पढ़ा है, लेकिन 9th में नए टर्म आए हैं। सॉलिड से अगर गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट होगी, मतलब एक्सट्रीम हीट पे ले जाएंगे ना हम लोग सॉलिड को, तो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। जैसा कि जो आपके घर में अगरबत्ती है, जो अगरबत्ती होती है उसमें क्या होता है, वो सॉलिड स्टेट में होती है और डायरेक्ट गैस में हो जाती है, क्योंकि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर पे आप लोग देखेंगे जब उसको जलाते हैं तो एकदम रेड रेड जैसे लावा जो होता है उस कलर में हो जाती है वो। और गैस से अगर एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो वो डिपोजिशन कहते हैं हम लोग, जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप ये 6 की 6 डेफिनेशन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अगर इसको आप लोगों ने याद कर लिया ना तो आपको मतलब चैप्टर 50% लर्न हो गया, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं आपके मैक्सिमम। और लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा है इवेपोरेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, और किस तरीके से जो इवेपोरेशन है वो कूलिंग को कॉज करता है। ये 3 टॉपिक बचे, जल्दी से उन्हें देख लेते हैं। तो इवेपोरेशन आखिर होता क्या है, देखिए, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब एक लिक्विड है, लिक्विड एल से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सीधा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन बिलो द इट्स बॉइलिंग, मतलब कोई भी टेम्परेचर उससे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है जिसको बीपी हम लोग बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे वो बॉइल होना स्टार्ट होता है उससे नीचे टेम्परेचर पे, कोई भी टेम्परेचर हो उससे नीचे होता है, लेकिन उस पर जब वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है गैस के अंदर तो उसे हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। अब फैक्टर्स जो कि इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से, देखिए सबसे पहले है
इंक्रीज में इस तरीके से इंक्रीज का साइन होगा और इस तरीके से डिक्रीज का साइन मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, ऐसे में सरफेस एरिया, जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज होगी, मतलब स्पीड, इवेपोरेशन की जो स्पीड है, मतलब किस तरीके से इवेपोरेशन हो रहा है वो इंक्रीज होगा, मतलब इवेपोरेशन जल्दी होगी। और इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ऑब्वियसली है बात है ज्यादा होगी। और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अब ह्यूमिडिटी में डिक्रीज क्यों बात करें, सब में तो इंक्रीज हो रहा है। ह्यूमिडिटी होती क्या है, एयर के अंदर कितना वाटर प्रेजेंट है, अगर वाटर ज्यादा प्रेजेंट होगा तो हमारा जो बॉइलिंग प्रोसेस है वो धीरे हो जाएगा, क्योंकि हम लोग भी तो वाटर वेपर्स को ही डाल रहे हैं, ह्यूमिडिटी हम लोग ही तो बढ़ा रहे हैं। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो जल्दी इवेपोरेशन होगा। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास इंक्रीज इन विंड स्पीड, विंड स्पीड भी जरूरी है, क्योंकि विंड स्पीड जो है उससे क्या होगा, हमारा इवेपोरेशन का प्रोसेस जल्दी होगा। जैसे कपड़े हैं, धूप नहीं निकली, आपकी मम्मी ने कपड़े सुखाए हुए हैं, अब वो कपड़े धूप नहीं निकली, अगर हवा चल रही जोर जोर से तो उस हवा से भी सूख जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हवा से भी सूख जाएंगे, तो इसलिए विंड स्पीड भी जरूरी है। तो ये 4 फैक्टर्स है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन विंड स्पीड एंड डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। इन 4 फैक्टर से हमारी जो इवेपोरेशन है वो इंक्रीज होती है। अब लास्ट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में, और ये भी हमारे फॉर्म मतलब क्वेश्चन के ही फॉर्म में है। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, किस तरीके से जो इवेपोरेशन है वो कूलिंग को कॉज करता है। तो देखिए जो पार्टिकल्स है ना, लिक्विड जो पार्टिकल्स है वो एब्जॉर्व कर लेते हैं, जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो एब्जॉर्व कर लेते हैं एनर्जी को आसपास से, जिससे कि उनकी जो एनर्जी जो लॉस्ट हुई है ना इवेपोरेशन में, उसे वो लोग गेन कर सकते। मतलब मैं आप लोगों को एक बार डायग्राम ड्रॉ करके अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि ये ग्राउंड है, यहाँ पे थोड़ा सा पानी फैला हुआ है, अब ये पानी जो है इसका इवेपोरेशन के लिए ये इसको थोड़ी एनर्जी चाहिए, तो ये आसपास से एनर्जी ले लेता है, ये एनर्जी है तो ये आसपास से एनर्जी ले लेता है। एनर्जी जो है वो थोड़ी गर्म होती है, अब एनर्जी यहाँ पे लेके वो इवेपोरेशन में यूज हो गई, तो आसपास का जो सराउंडिंग है वो क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। किस लिए, क्योंकि वहां की एनर्जी जो है वो तो इवेपोरेशन में यूज हो चुकी है, तो इसलिए वहां पे मतलब कूल हो जाता है, वो एरिया कूल हो जाता है। अब इसी वाले टॉपिक के अंदर एक क्वेश्चन और है कि जो हमारा हम लोग गर्मियों में जो कॉटन क्लोथ्स हैं उन्हें क्यों पहनते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है कि वाई, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, वाई कॉटन क्लोथ्स इन समर। तो देखिए इसका आपको आंसर मतलब परफेक्ट आंसर जो है वो तो नोट्स में मिल जाएगा, लेकिन मैं आप लोग अच्छे समझाता हूँ कि जब गर्मियाँ आती हैं तो हम लोग मतलब पसीने बहुत निकलते हैं, स्वेट बहुत करते हैं, तो उसी में बिकॉज ऑफ दैट मैकेनिज्म आवर बॉडी हमारे अपने बॉडी को कूल रखती है, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स हैं तो उसमें जब इवेपोरेशन होता है तो इवेपोरेशन बॉडी से भी तो जो स्वेट निकलता है उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो आसपास से एनर्जी ले लेते हैं वो, तो जो एनर्जी वो आसपास से ले ली तो कूल हो जाता है, क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा है तो एनर्जी लगेगी, तो एनर्जी जाती है तो जो सराउंडिंग का एरिया है वो हमें ठंडा फील होता है। और जो हमारा जो कॉटन है वो एक बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर है, मतलब वो एब्जॉर्व कर लेता है, उस जो हमारा स्वेट निकलता है उसको एब्जॉर्व कर लेता है। अब देखिए हमारी बॉडी से जो गर्मी निकली, पसीने को हम लोग गर्मी मान लेते हैं, स्वेट जो है उसको, अब जो गर्मी निकली है वो हमारा जो ये क्लोथ, ये सेकेंड वाली लेयर जो है वो कॉटन क्लोथ की, और ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है ये, और ये क्लोथ है, उसके पीछे थोड़ा तो गैप होता है। अब ये देखिए ये जो हमारी बॉडी से जो एनर्जी मतलब गर्मी जो निकल रही है उसको ये एब्जॉर्व कर लेता है, और जहाँ जो हमारे आसपास की जो एनर्जी थी उसे इस प्रोसेस में इवेपोरेट हो गई। हमारी बॉडी गर्म है, देखिए हमारी बॉडी गर्म है, यहाँ से जो गर्म एनर्जी है वो निकलेगी, क्योंकि इवेपोरेशन के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी लगेगी तो ये वाला एरिया ठंडा हो जाएगा, और जो कॉटन क्लोथ्स है वो एब्जॉर्वर है गुड, तो वो उसी को स्वेट को एब्जॉर्व कर लेंगे, तो इस तरीके से जो हमारी बॉडी है वो कूल रहेगी। तो आई होप ये पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ आ चुका होगा अच्छे से। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके अगले वीडियो में, अगले चैप्टर की। थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, या कोई भी आप लोगों को सजेशन दे रहे हैं कि उस चैप्टर को पढ़ाइए पहले या फिर उस तरीके के वीडियोज़ बनाइए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। हम लोग उसको वीडियोज़ को बनाना बहुत पसंद करेंगे कि हम लोग आप लोग जो बता रहे हैं उसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत हमें अच्छा लगेगा। और रेड कलर का बटन होगा उस पर सब्सक्राइब का लिखा हुआ, उस पर क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब हो जाएगा। और उसके साइड में बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।